शुरू करते हैं चैप्टर 5 वाटर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, waterfalls, pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. वेयर डज द वाटर गो? शुरू कर रहे हैं ये कि वाटर को जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आती है रिवर की इमेज, या फिर वाटरफॉल की, या फिर रेन ड्रॉप्स की, या फिर जो टैप में वाटर है उसकी। ठीक, चिल्ड्रंस को, बच्चों को जब रेन पडल्स में, रेन पडल का मतलब है जब बारिश में पानी भर जाता है, उसमें पेपर बोट्स को फ्लोट करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वो पसंद करते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम दोपहर तक देखें तो वो वैनिश हो जाता है, वो जो पानी भरा हुआ है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो पानी जाता कहाँ है, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक, तो the sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. The process by which the water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. कह रहे हैं कि जो सन की हीट है ना, वो क्या करती है, वो इवेपोरेशन करती है वाटर को इवेपोरेट करती है और वाटर को वेपर बना देती है। और ये जो वाटर वेपर है ये कूल डाउन होगा, जब ये कूल डाउन होता है तो कंडेंस होकर ये क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक, और ये क्लाउड जो है वो लैंड पर या सी पर स्नो, रेन या स्लीट के फॉर्म में गिर जाता है। ठीक, ये जो प्रोसेस है वाटर के कंटिन्यूसली चेंज का, उसके जो फॉर्म चेंज हो रहा है वाटर का, है ना, या फिर ये जो सर्कुलेट कर रहा है ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। ठीक, ये रहा वाटर साइकिल कि यहाँ पर रिवर में या सी में हम कह लें वाटर है। ठीक है, और ये इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ऊपर गया और यहाँ पे ये कूल डाउन होके कंडेंस हो गया और कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म हो गया। अब क्लाउड फॉर्म हुआ तो बाद में ये प्रेसिपिटेशन रेन के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में नीचे आया और फिर ये रन ऑफ होके यहाँ पर फिर से ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया और यहाँ से फिर से ये इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा वाटर साइकिल। Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate the field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. कह रहे जो हमारे अर्थ पे वाटर, हमारा जो अर्थ है ना ये टेरेनियम के जैसे, टेरेनियम ये इसके एक जार जिसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वैसा है हमारा जो ये अर्थ है वो। वही वाटर जो सेंचुरीज एगो, जो सालों पहले एग्जिस्ट करता था, वही आज भी एग्जिस्ट करता है। जो आज हमारी हरियाणा में फील्ड को इरिगेट करने के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो सालों पहले वो वाटर अमेजॉन रिवर में बहता था, है ना। फिर यहाँ पे द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर are the river, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर बताए हैं फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या हैं, तो मेजर सोर्स में रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स आते हैं। जो ओशन बॉडीज या सीज में जो वाटर है वो हमारा साल्टी वाटर है ना। ये जो ओशन में वाटर है वो साल्टी है, सलाइन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमें साल्ट मिलता है। कौन सा साल्ट है, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल साल्ट, जो कि हम ईट करते हैं। ठीक, इस वाले डायग्राम में देखें तो इस वाले डायग्राम में पूरे वर्ल्ड में जितना मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स जो हैं उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये सदर्न ओशन है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना, ये आर्कटिक ओशन है, मेजर ओशन है। फिर सीज में ये अरेबियन सी हो गया, है ना, ये अरेबियन सी हो गया, सॉरी ये अरेबियन सी हो गया। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, साउथ चाइना सी है। ठीक, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। इधर आए तो यहाँ पे कैरिबियन सी है। ठीक, अगर रिवर्स में देखें तो देखो अमेजॉन रिवर हो गई, यहाँ पे मिसिसिपी रिवर हो गई, यहाँ नाइल रिवर हो गई अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर हो गई, यहाँ पे हमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है। ठीक, यहाँ पे हम देखें ऑस्ट्रेलिया में तो डार्लिंग रिवर दिखती है हमको। ठीक, लेक विक्टोरिया लेक है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका में कई सारी लेक्स मिलती है, जैसे हुरॉन हो गई, सुपीरियर लेक हो गई। ठीक, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है।
अब आगे पढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक, तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे 3/4, जितनी अर्थ की सरफेस है उसका 3/4 कवर्ड है वाटर से। 3/4 का मतलब है 75%। अर्थ की सरफेस का 75% किससे कवर है? वाटर से। हमारे लैंड से बहुत ज़्यादा है वाटर, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रही हैं। ठीक, क्यों कर रही हैं वो देखेंगे। क्या सारा वाटर जो अर्थ पर अवेलेबल है वो हमारे लिए अवेलेबल है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दी है जिसमें इन्होंने वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक, जैसे हम ओशन में देखें तो ओशन में 97.3% वाटर है। ठीक, आइस कैप्स में 2% वाटर है। ग्राउंड वाटर देखें तो 0.68% है। फ्रेश वाटर देखें तो 0.009%। वैसे ही आईलैंड, सीज एंड साल्ट लेक में 0.009 है। एटमॉस्फेयर में 0.019 है। रिवर में 0.0001 है। हाँ, इतने परसेंटेज ऑफ वाटर है। तो इसमें देखें 97.3%, ये तो खाली सलाइन वाटर हो गया। सलाइन वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, अवेलेबल नहीं है ना, सिर्फ इतना हमारे पास फ्रेश वाटर। और ये कितना है? ये है 2.7%। ठीक, तो जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.7% वाटर फ्रेश वाटर है, जिसमें से 2% तो आइस कैप्स में ही, 2% जो है वो ग्लेशियर्स में ही है। सिर्फ 0.7% देखें तो ये हमें लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल मिलता है। लिक्विड के फॉर्म में ये भी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक, और साल्ट लेक भी यहाँ पर भी है। तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने बताया है कि कितना अमाउंट हमारे पास किस चीज़ में है। अगर हम कहें कि जितना भी अर्थ की सरफेस पे वाटर है, एक बार पहले इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। ठीक, कह रहे हैं टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द surface of the earth. Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming. It is saline, contains salt. The 12 spoon of water that was taken in the bowl is the total amount of fresh water on earth. The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. ठीक, तो कह रहे हैं कि जितना भी सरफेस ऑफ अर्थ पे वाटर है, अगर हम कहें कि वो 2 लीटर है, ठीक, और जितना भी अर्थ की सरफेस पे वाटर है वो हम कह दें कि सिर्फ 2 लीटर वाटर है। ठीक है, अब उसको हमने एक वेसल में डाला और उसमें से 12 स्पून, सिर्फ 12 चम्मच पानी निकाला और उसको एक बोल में डाल दिया। ठीक, तो जितना अब हमारे पास वेसल में पानी बचा है, उस 12 चम्मच को निकालने के बाद वो सारा का सारा क्या है? ओशन और सीज में अवेलेबल वाटर है, मतलब वो सलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है। ठीक, तो वो तो हम कंज्यूम कर नहीं सकते। सिर्फ ये जो 12 चम्मच वाटर है ना, ये हमारे पास फ्रेश वाटर है जो अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक, इसमें से देखें तो इसमें से 9 स्पून तो आइस कैप में ही आ जाते हैं, ग्लेशियर से आ जाते हैं। फिर 2 स्पून जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर में है, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक में है और 1 ड्रॉप जो है वो सिर्फ रिवर में है। ठीक, तो देखो इतना स्कार्स है हमारे लिए फ्रेश वाटर। ठीक, अब हम देख लेते हैं सैलिनिटी होता क्या है। इतनी देर से हम सलाइन वर्ड पढ़ रहे थे, सैलिनिटी होता क्या है। ठीक, तो सैलिनिटी हम कैसे कहेंगे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम साल्ट उसमें अवेलेबल है, वो मतलब अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 kg या फिर 1 लीटर बोलो, 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम ऑफ साल्ट अवेलेबल है। ठीक, उसे हम कहेंगे कि ये सैलिनिटी है। जैसे हम एवरेज सैलिनिटी देखिए ओशन की है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 लीटर वाटर में 35 ग्राम साल्ट अवेलेबल है। जैसे एक डेड सी, इजराइल में डेड सी है, उसमें जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है। ठीक, मतलब 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम वहाँ पे साल्ट मिलता है। ठीक, वहाँ पे स्विमर्स ना फ्लोट कर सकते हैं, वहाँ पे स्विमर्स तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर साल्ट कंटेंट है, तो वाटर हमारा डेंस हो जाता है, तो बॉडी जो है वो उसके ऊपर फ्लोट कर सकती है। ठीक है, water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? ठीक, तो वाटर क्या है? वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, वाटर ही अकेला है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है जब हम प्यासे होंगे। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए, मतलब हम नहीं सोचते हैं जब हम उसे
वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक, जब हम केयरलेसली उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हम नहीं सोचते हैं कि हम इस प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब से सोचना, जब इसको केयरलेसली यूज़ कर रहे हो ना, ऐसे ही टैप खुला छोड़ दिया, तो सोचना कि कितना ज़रूरी है वाटर और हम इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं। यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं उसको। ठीक, तो सेव वाटर सेव लाइफ। ओशन सर्कुलेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन। There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. जब हम सी शोर पर, जब समुद्र के किनारे नंगे पैर चलते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। जैसे वहाँ की जो बीच है, वहाँ पे जो सैंड होगी वो वेट सैंड होगी, गीली मिट्टी होगी वहाँ की। ठीक है, और वहाँ पे एक ठंडी हवा चल रही होगी, सी बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, साल्ट की स्मेल आ रही होगी, वेव का म्यूज़िक बज रहा होगा, ये मतलब सुनाई दे रहा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं। ठीक, हम पॉन्ड एंड लेक में देखें तो वाटर बिल्कुल शांत रहता है। ओशन वाटर जो है वो शांत नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। ठीक, वो कभी भी शांत नहीं रहता है। जो ये मूवमेंट है ओशन का, ये हम 3 तरीकों से बताएं, 3 तरीकों से मूवमेंट होता है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं ये कि 3 तरीकों से मूवमेंट होता है, वेव, टाइड और करंट के फॉर्म में। ठीक, तो वहाँ हमने नाम पढ़े थे, अब यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में कि वेव क्या है, टाइड्स क्या है और करंट क्या है। ये पहली चीज़ तो ओशन में जो ओशन वाटर है उसका मूवमेंट है। इन 3 तरीकों से ओशन वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक, और 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले आते हैं वेव्स पर। ठीक, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स into the water, what happened? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the wave. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. ठीक, तो जब हम क्या कर रहे होते हैं, हम बीच पर बॉल से खेल रहे होते हैं, है ना, बॉल फेंक के खेल रहे होते हैं, और बॉल पानी में जब गिरती है तो क्या होता है, वो जो बॉल है वो पूरी धुल के वॉश बैक होके और फिर से वो शोर पे आ जाती है। वॉश बैक वो धुलती किससे है, वो पूरी वेव से एक बड़ी सी लहर आएगी और वो उसमें धुल जाएगी बॉल और वो फिर से शोर की तरफ आ जाएगी, हमारे समुद्र के किनारे की तरफ आ जाएगी। ठीक, तो जब वाटर ओशन की सरफेस से उठता और गिरता है अल्टरनेटिवली, उसी को हम वेव कहते हैं। ये उठा और गिरा, उठा और गिरा, तो ये क्या है, या वेव। ऐसे ये जो बनी है ना, ये क्या है, वेव। ये पानी उठा और ये गिरा। ये फॉर्म कैसे होती है, ये फॉर्म होती है, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blow, the bigger the wave becomes. तो ये वेव कैसे फॉर्म हो रही है, जब विंड जो है वो ओशन की सरफेस को स्क्रैप करती हुई जाएगी, उससे लगती हुई जाएगी जब विंड, तब यहाँ पे वेव जनरेट होगी। ठीक, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ही बड़ी हमारी वेव होगी। ठीक, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द winds blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift a large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150-meter high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. ठीक, जब स्ट्रोम आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही होती हैं, बहुत हाई स्पीड में विंड्स चल रही होती हैं, तो ह्यूज वेव्स फॉर्म होती हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी बड़ी वेव होगी। ठीक, ये जो विंड्स होती हैं, ये जो वेव्स होती हैं, ये ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी। कोई अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या अंडर वाटर लैंडस्लाइड आया, तो क्या होगा, जो ओशन वाटर है ना वो शिफ्ट कर जाएगा, लार्ज अमाउंट का ओशन वाटर शिफ्ट कर सकता है, और उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद ह्यूज टाइडल वेव आएगी जिसे हम कहेंगे सुनामी। ठीक, और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 15 मीटर
या उससे ज़्यादा होगी। जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक की आई है वो 150 मीटर की आई है और इसकी स्पीड जो थी वो 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी। और ये सुनामी आई थी 2004 में, जब इसने जो कोस्टल एरियाज थे इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। और इसी सुनामी के बाद जो इंडिया का सदर्न पॉइंट इंड्रा पॉइंट है, वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, वो सबमर्ज्ड हो गया था। ठीक है, सुनामी है क्या, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे 2004 की सुनामी के बारे में। पहले ये सुनामी वर्ड कहाँ से आया ये देख लेते हैं। सुनामी वर्ड क्या है? सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव। ठीक, हार्बर वेव्स क्यों? क्योंकि ये हार्बर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब भी सुनामी आती है हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तभी हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हार्बर वेव्स हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं जो 2004 की सुनामी है इसने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। ठीक, तो एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। A tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9 on Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of water mass from the coastline of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands of the Indian Ocean. पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे हम चलेंगे। ठीक, कह रहे हैं कि ये जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ठीक, और ये क्यों आई थी? ये एक अर्थक्वेक आया था कहाँ पर? सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री के पास में इसका एपिसेंटर था। इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो सुमात्रा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उसके वेस्टर्न बाउंड्री के पास में था। ठीक, वहाँ पे अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो रिक्टर स्केल पे 9 था। बहुत ही लार्ज, बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि अर्थक्वेक कैसे आया था? इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट। इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के अंदर, जैसे ये हमारी बर्मा प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट ना इसके नीचे चली गई थी इस बर्मा प्लेट के। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे फिर जो सी फ्लोर है उसका सडन मूवमेंट हुआ और उससे कि अर्थक्वेक आ गया। ठीक, जो ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस कितना हुआ था? 10 से 20 मीटर तक की डिस्प्लेस्ड हुआ, किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे गैप आ गया। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक ह्यूज मास ओशन वाटर का वो आ जाता है इसको फिल करने के लिए। ठीक, मतलब क्या हुआ, जो इधर कोस्ट लाइन है वहाँ से वाटर का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। ठीक, वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होने लग जाता है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ कोस्ट लाइन के शोर से। ठीक, जब फिर क्या हुआ, ये प्लेट जो है मूव कर रही है, ये इंडियन प्लेट बाहर निकल गई। जब ये बाहर निकल गई तो यहाँ पे जो पानी भर गया था ना वो एकदम से पीछे जाएगा और पीछे जाएगा तो बड़ी सी सुनामी आ जाएगी। ठीक, जिसकी स्पीड जो होगी वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सुनामी फिर ट्रैवल कर रही होगी, जिसकी स्पीड हम कंपेयर करें तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड के बराबर है। ठीक, और इसने पूरे इंडियन ओशन में कई सारे आइलैंड्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक, वहीं पर the Indra Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost point of India got completely submerged as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka. The wave length decreased with decreasing depth of water. अब क्या बोल रहे हैं, जब ये बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज खत्म हुए ना तो वहीं पे हमारा इंदिरा पॉइंट भी सबमर्ज हो गया। इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया था वो भी सबमर्ज हो गया। ठीक, जैसे जब ये वेव जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो था, जो सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री के पास में था एपिसेंटर, वहाँ से ये अंडमान निकोबार आइलैंड और श्रीलंका की तरफ जो वेव जा रही थी ना, वो जैसे जैसे उसकी तरफ जा रही थी वैसे वैसे उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही थी और साथ में वाटर की डेप्थ भी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, जो द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर
to less than 70 km per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, एक तो इसकी जो लेंथ है वेव की वो कम हुई, उसके साथ साथ स्पीड भी कम हुई लेंथ इसकी वेव की। ठीक, जहाँ ये 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वहाँ ये बाद में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी। ठीक, जहाँ पे इस वाटर की डेप्थ 3 किलोमीटर की थी ना, वहाँ पर हम देखें तो 10,000 लोगों की डेथ हुई। उस एरिया में 10,000 लोगों की डेथ हुई और लैक्स ऑफ हाउसेस ख़त्म हुए वहाँ पर। इंडिया में देखें तो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन कौन से थे, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब के कोस्टल एरियाज जो थे वो वर्स्ट अफेक्टेड थे। ठीक, फिर while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. जो बोल रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है ना, उसको तो हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सुनामी को हम बता सकते हैं 3 घंटे पहले। 3 घंटे का हम नोटिस दे सकते हैं कि सुनामी आने वाली है इसकी। ऐसी अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो पैसिफिक ओशन में तो है, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामीज जो है ना वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी एज कंपैरिजन टू पैसिफिक बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने बनाया भी नहीं है। ठीक है, फिर the tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. The early warning system lack of monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian coast. ये जो 2004 की सुनामी आई ना, ये कई 100 सालों में बहुत ही डिवास्टेटिंग सुनामी थी। कई 100 सालों में ऐसी कोई सुनामी नहीं आई थी जो 2004 में सुनामी आई। ठीक, पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ख़त्म की। और इसका मेन कारण क्या था कि हमारे पास मॉनिटरिंग नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, और जो इंडियन ओशन में जो कोस्ट ड्वेलर्स थे ना, उनको नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। ठीक, इसी वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर गई ये सुनामी। ठीक, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामीज approaching is the rapid withdrawal of water from coastal region followed by destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck. क्या हुआ? हमें पता है कि सुनामी आने वाली होती है तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कोस्टल रीजन से वाटर का विड्रॉल होने लगता है ना, कोस्टल रीजन से वाटर जाने लग जाता है और उसके बाद एक डिस्ट्रक्टिव वेव आती है। जब इंडियन कोस्ट पे ऐसा हुआ ना कि वाटर जाने लग गया, तो लोग यहाँ पर हाई ग्राउंड पे जाने के बजाय और कोस्ट के पास आके इकट्ठा होने लग गए इस मिरेकल को देखने के लिए कि कैसे ये पानी जा रहा है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे, फिर जब इतनी स्पीड में और इतनी बड़ी लहर आई, इतनी बड़ी सुनामी आई, तो सारे लोग वहाँ पे फिर उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये थी सुनामी और ये थी हमारी वेव। एंड जब लार्ज वेव आती है तो उसे ही हम सुनामी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने टाइड्स पर। ठीक, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. टाइड्स क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे टाइड कहलाता है। मतलब जो ओशन वाटर है वो दिन में 2 बार ऊपर नीचे जाता है, इसी को हम कहते हैं टाइड। जब वाटर जो है वो शोर पे अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है तो उसे हम कह देते हैं कि हाई टाइड है, और जब वाटर अपने शोर पे लोवेस्ट लेवल पे होता है तब होती है लो टाइड। ठीक, ये देखो यहाँ पढ़ते हैं। द टाइड आती कैसे? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by द सन एंड द मून ऑन द अर्थ surface causes the tide.
tides. The water on the earth close to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called नीप टाइड्स. चलो समझते हैं कैसे आती है टाइड्स. टाइड है क्या वो समझ में आया. रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार जो ओशन वाटर है उसका रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, उसे ही हम टाइड कहते हैं. जब वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है तब हम उसे हाई टाइड कह देते हैं. जब वो अपने लोएस्ट लेवल पर होती है शोर पर, मतलब समुद्र के किनारे, तब हम उसे लो टाइड कह देते हैं. कैसे आता है ये. जो सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो जब हमारे सरफेस पे लगता है, अर्थ की सरफेस पे लगता है, तो टाइड आती है. ठीक. जो वाटर है सरफेस अर्थ का, वो जब मून के पास में आएगा तो वो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना. लैंड को तो खींच नहीं पाएगा, वाटर लगेगा, वो अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है. तो उससे क्या होगा, उससे हाई टाइड आएगी. जब फुल मून या न्यू मून डे होता है उस टाइम पे सन, मून और अर्थ ये तीनों सेम लाइन में होते हैं और यहाँ पर हाईएस्ट टाइड आती है, क्योंकि अर्थ पे मून का भी फोर्स लग रहा है, मून का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है. तो इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट टाइड आ जाती है और उसे हम कह देते हैं कि ये स्प्रिंग टाइड है. ठीक. जैसे यहाँ पे देखो, स्प्रिंग टाइड कब आ रही है, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में, चाहे वो न्यू मून वाला डे हो, चाहे वो फुल मून डे वाला नाइट हो. ठीक है. उस टाइम पे. बट लेकिन जब मून जो है वो अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, मतलब यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, उस टाइम पे जो ओशन वाटर है ना वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इधर लग रहा है और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो इधर लग रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से लो टाइड्स आती हैं. ठीक. और इसे हम कहेंगे कि ये है हमारी नीप टाइड्स. ठीक है. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. दे रेज द water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tides. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब यहाँ पे टाइड्स का यूज़ क्या है, टाइड्स क्यों ज़रूर, मतलब टाइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ बताया जा रहा है कि ठीक है. तो कि हाई टाइड्स जो है ना वो नेविगेशन में हेल्प करती है. पहली चीज़, टाइड हेल्प किस में करती है, तो टाइड नेविगेशन में हेल्प करती है. मतलब जब क्या होगा कि शोर पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो शिप्स जो है ना वो हार्बर पे ईजिली आ पाएंगी. ठीक है. और हाई टाइड में ही फिशिंग भी अच्छे से हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा फिशेज़ शोर के पास आ पाएंगी हाई टाइड के टाइम पे और फिशरमैन को ज़्यादा फिशेज़ मिल पाएंगी. ठीक. तो फिशिंग में भी हेल्प करती है. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी टाइड्स हेल्प करती है. जो राइज एंड फॉल होता है वाटर का, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करता है. ठीक. टाइडल एनर्जी जनरेट होती है. फिर हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, ओशन करेंट्स पे. ठीक है. ऊपर हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है. या अब आ जाते हैं ओशन करेंट्स पे. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है पूरा. सॉरी. ओशन करेंट्स. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from pole or higher latitude to tropical or lower latitude. The Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold ocean currents meet provide the best fishing ground of the world. Seas around Japan and eastern coast of North America are such examples. The areas where a warm and
cold current meet also experience foggy weather making it difficult for navigation। ठीक है, तो ओशन करेंट्स क्या है? ओशन करेंट्स है स्ट्रीम ऑफ वाटर जो कि कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस पे फ्लो कर रही है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उनकी डायरेक्शन डेफिनेट है और कॉन्स्टेंटली वो फ्लो करती जा रही है, उन्हें हम कहेंगे कि ये ओशन करेंट्स है। ये वार्म भी होती है, कोल्ड भी होती है। वार्म करंट जनरली इक्वेटर के पास में ओरिजिनेट होगी और पोल की तरफ जाएगी, पता है, क्योंकि इक्वेटर में सनलाइट ज़्यादा आती है, सनलाइट ज़्यादा आती है तो यहाँ का पानी गर्म होगा और यहाँ पे वार्म करंट हमारी जो है वो ओरिजिनेट हो जाएंगी। ठीक, और कोल्ड करंट जो है वो हमारी जो है वो पोलर एंड हायर लैटिट्यूड्स में जनरेट होंगी और वो ट्रॉपिकल की तरफ आएंगी, है ना, क्योंकि पोल पे ठंडा है तो वहाँ पे कोल्ड करंट्स वहाँ से पानी कैरी करेंगी, वाटर कैरी करेंगी पोल से और फिर वो ट्रॉपिकल की तरफ आएंगी। ठीक, लेब्राडोर करंट देखें तो ये कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम देखें वार्म करंट है। देख लेते हैं अपने डायग्राम में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। तो लेब्राडोर ये रही, देखो ये पोल की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, तो यहाँ पोल पे ठंडा है तो इसलिए ये क्या है, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ये हमारी ठंडा पानी है, मतलब कोल्ड करंट है। और गल्फ स्ट्रीम हम देखें तो ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, ये रही गल्फ स्ट्रीम, तो ये हमारी इक्वेटर के पास में जनरेट हुई है और ऊपर जा रही है, मतलब ये कौन सी है, ये वार्म करंट है। ठीक, फिर कह रहे हैं जो ओशन करंट है ना वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो एरिया के टेम्परेचर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, जिस एरिया में वो बह रही होती है, जिस एरिया में वो फ्लो कर रही होती है, वहाँ के टेम्परेचर को वो इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट जो है वो वार्म टेम्परेचर को लैंड सरफेस के ऊपर लेके जाता है। एरियाज जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करती है ना, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स जहाँ पे मीट करती हैं, वो एरिया बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट मीट कर रही हैं। देखो ढूंढो यहाँ पे कौन सा एरिया, जैसे कि हम ये वाला एरिया देखें, है ना, यहाँ पर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट कर रही हैं। यहाँ जापान के पास में देखें, यहाँ पर हमारी है। ठीक, जैसे जापान ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट यहाँ लेब्राडोर करंट, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। इस एरिया में देखें तो यहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट दोनों मीट कर रही हैं, मतलब ये एरिया जो है ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। ठीक, उसके अलावा देखें तो ये एरिया ना जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती है वो फॉगी वेदर एक्सपीरियंस करता है, मतलब यहाँ नेविगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक, तो नेविगेशन के लिए तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, तो ओशन करंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। जब हाई टाइड्स होता है तो वहाँ पे नेविगेशन अच्छे से होता है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज। आप लोग एक्सरसाइज करिए, अगर समझ आ रहा है तो बताइए, और अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए भी आप बताइए। मैं अपने वीडियो में उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।